17 एंड 18 आई कैप की बुक से इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। ये 3 जो चैप्टर्स हैं इसमें से मोस्टली तो आपका थ्योरेटिकल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आता है, कभी कभार कोई केस स्टडी भी आ जाती है, लेकिन वो भी बेसिकली आपका थ्योरेटिकल जो रिप्रोडक्शन है उसका कॉन्सेप्ट है उसी के ऊपर ही होती है कि अक्सर आपने उसी को कॉपी पेस्ट ही करना होता है। ठीक है जी, अब इसमें से 7 to 12 मार्क्स का पेपर अक्सर आ जाता है, तो क्विकली तीनों चैप्टर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। फिर से वही बात है कि थोड़ा इसको हाई क्वालिटी की वीडियो को देखिएगा ताकि कंटेंट जो है रन डाउन का आपको नजर आए। रन डाउन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करके वो भी ले सकते हैं, या जिन स्टूडेंट्स के पास है आप उनसे शेयर करवा सकते हैं। चलिए चैप्टर 16 को स्टार्ट करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। मनी लॉन्ड्रिंग जी, आपको थोड़ा आइडिया है इसका कि पैसा जो है उसको वाइट करना, मतलब कि आपने ब्लैक मनी होती है आपकी, आपने इलीगल जो काम है वो करके वहाँ से पैसा कमाया होता है, अब उसको आप चाहते हैं कि मैं लॉन्ड्री करके वाइट कर लूँ उसको। इस तरह डॉक्यूमेंटेशन उसकी आप करते हैं, प्रोसेस इस तरह करते हैं कि वो लगे कि किसी हलाल की कमाई से या आप लीगल वे से उसको कमाया हुआ है वो आपको लगे। इस प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है जी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलीगल प्रोसेस है ये भी, ऑफ मेकिंग अमाउंट्स ऑफ मनी जनरेटेड बाय क्रिमिनल एक्टिविटी बट अपीयरिंग टू हैव कम फ्रॉम अ लीगल सोर्स। ऐसे लगता है कि लीगल सोर्स से वो पैसे आए हैं, आप इस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रग ट्रैफिकिंग से पैसे कमाए, आप लोगों ने अक्सर वो अगर हॉलीवुड के सीजन्स भी देखे हुए हैं तो आपको आइडिया होगा कि उसमें ड्रग्स मनी होती है, वो भी सारी ज़ाहिर इलीगल है। उसको फिर वो ऐसे बिजनेस करते हैं कि लगता है कि ये असल में पैसे यहाँ से कमाए गए हैं। इसके अलावा आपको अगर रैंसम के पैसे हैं, किडनैप किया हुआ है उधर से पैसे मिले हैं, लोगों को कत्ल करने की सुपारियाँ मिली हुई हैं, वट एवर इस तरह की चीज़ें सारी, कब्जा माफिया भी होते हैं, उनके पास कब्जे की जगह होती है, तो वो सारा कुछ क्या है, इलीगल काम से कमाई गई प्रॉपर्टी का कमाया गया पैसा है। अब आपकी कोशिश इंसान की ऐसे बंदे की होती है कि उसको लॉन्ड्री करता है ताकि वो बिल्कुल वाइट मनी नजर आए, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जो है आपके लॉज हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है जी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है जी जो इनके साथ डील करता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि एक कानून बनाया गया जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, उसके तदारुक के लिए बनाया गया कानून। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिकली आपको जाहिर सारे का सारा कानून तो नहीं आप पढ़ाया जा रहा, आपको थोड़ा सा उसका एक आइडिया दिया जा रहा है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन है, अक्सर पेपर में आ जाती है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसमें बेसिकली वो कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मुराद, अभी तक हम आम अल्फाज में बैंक को लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 में ना सिर्फ बैंक्स बल्कि हर वो इदारा, हर वो इंसान इसमें शामिल है जो भी किसी भी तरह से पैसे के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, जैसे लोगों से डिपॉजिट्स लेते हैं पब्लिक से, ठीक है, बैंक से लेते हैं आमतौर पर डिपॉजिट। इसके अलावा भी अगर कोई भी इदारा है लोगों से पैसा लेकर उनको इंटरेस्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर। वैसे वो नहीं है लेकिन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के अंडर वो भी आ जाता है। इसी तरह लैंडिंग इन एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कर्जा रहता है, लीज के ऊपर जमीन रहती है, जगह रहते हैं, पैसा रहता है, फाइनेंशियल लीजिंग आ गई, मनी वैल्यू ट्रांसफर पैसे ट्रांसफर करने के लिए जैसे कैश, इजी पैसा वगैरह ये आ गया इसमें। इशूइंग एंड मैनेजिंग मनी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह जो इशू करते हैं बैंक्स हैं। फाइनेंशियल गारंटीज देते हैं कि अगर उसने पैसे ना दिए तो मैं दे दूंगा, ये भी उसी में आता है। इसके अलावा ट्रेडिंग करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, फॉरवर्ड फ्यूचर वगैरह। ये थोड़ा सा इसका हल्का सा बस मैं बता देता हूँ आपको, वो ये होता है कि फ्यूचर में जिस बंदे को रिस्क होता है कि मेरी करेंसी का रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल डॉलर्स में मैंने पेमेंट करनी है, पता नहीं फ्यूचर के अंदर पैसा बढ़ ना जाए, इसका रेट कम ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं बैंक के साथ या हमारी जो मनी मार्केट होती है उसके अंदर, पाकिस्तान में प्रैक्टिकली नहीं, इतनी दुनिया में होती है, वहाँ पे हम किसी बंदे के साथ तय कर लेते हैं कि आप हमारे साथ एक रेट फिक्स कर लें डॉलर का, बेशक रेट बाद में ऊपर जाए या नीचे जाए, मैंने आपको इतने ही पैसे देने हैं पेमेंट के, या अगर मैंने डॉलर रिसीव करने हुए तो मुझे आपने इतने ही देने हैं। ठीक है, ये इस तरह के तरीकाकार है। देन फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो लोग इन्वॉल्व है, आपको पता है डॉलर खरीदना बेचना या बाकी फॉरेन करेंसी जो है, ये वेस्टर्न यूनियन वगैरह जो है उनकी बात हो रही है। एक्सचेंज इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएशन, उसको हैच करना, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, पाकिस्तान में तो स्पेशली इस वक्त भी गाइबोर आपका 22% चल रहा है, बहुत ही हाई है। तो अगर आपने बैंक से वेरिएबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा लिया हुआ है, आप किसी और बैंक के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं कि उधर मैंने वेरिएबल इंटरेस्ट रेट मतलब जो भी चेंज हो रहा होगा उसके मुताबिक पे करना है, लेकिन आप मुझे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ हेज करते हैं। हेज से मुराद क्या है, मैं आपको एक फिक्स रेट के ऊपर पैसे दूंगा, आपने फिर मेरे बैंक को चाहे वो ऊपर और इंटरेस्ट रेट चाहे नीचे, आपने उसको पेमेंट करनी है। ठीक है, ये जिन लोगों ने एमएफए आगे जाके पढ़नी है, बल्कि अभी तो नहीं पढ़ी होगी आप लोगों ने, थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा इसका। ट्रांसफरेबल सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स वगैरह के इशूएंस, मतलब स्टॉक मार्केट भी आपने आगे इसमें। कमोडिटी फ्यूचर, कमोडिटी होती है चीज़ों के ऊपर उनके पैसों के ऊपर कमाना, जैसे
ये भी पाकिस्तान के अंदर तो कम ही है, वैसे होती है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के नाम से एक स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटी की मौजूद है। मर्केंटाइल से मुराद चीज़ें गुड्स वगैरह, ठीक है जी। अब वहाँ पर क्या होता है कि आपने अक्सर सुना होगा कि ये सोने की प्राइस, गोल्ड की प्राइस ऊपर नीचे हो गई है, आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा है, कमी। अब उसके वो जो इजाफा है, कमी होती है, उसके ऊपर भी लोग पैसा लगाते हैं, ठीक है। वो असल में होता है इस तरह है कि दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जी आज से 6 महीने बाद मैं आपसे 100 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लेट्स से 10 किलो गंदम ले लूँगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब आपके आमतौर पर गोल्ड ऑयल वगैरह की चीज़ें होती हैं। अब जब वो टाइम आएगा उस वक्त लेट से वो गंदम होगी 110 रुपये की। अब मैंने तो कहा 100 रुपये की हो गई, इसका मतलब है कि मुझे 10 रुपये का फायदा हो गया। मैंने आपसे 100 की लेनी थी, लेकिन अब मार्केट के अंदर वो 110 की है। असल में गंदम की जो है ट्रांसफर वहाँ पे नहीं होना, एक्सचेंज नहीं होना। सिंपल होगा कि भाई 10 रुपये बढ़ गई, 10 रुपये मुझे दे दो, 10 रुपये कम हुए थे तो मैंने आपको दे देने थे। मतलब है कि इंडियन पैसों की ही वहाँ पर जो है एक्सचेंज होती है, मनी की एक्सचेंज होती है, तो उसको भी आप इसमें शामिल कर लेते हैं। लेकिन इंडियन पेपर के अंदर आपको इन चीज़ों के कॉन्सेप्ट नहीं आने, सिंपल डेफिनेशन आनी है। ये सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे बाकी सिंपल है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो से मुराद क्या है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड्स का आपने सुना होगा। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं कि आप इन्वेस्ट करते हैं पैसा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो पूल एक बन जाता है। उस पूल में से फिर पैसा बैंक या जो भी म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहा है वो आगे डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करते रहते हैं। एक तो म्यूचुअल फंड का ये कॉन्सेप्ट है, वो भी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इनको मैनेज करते हैं। फिर एक पोर्टफोलियो का एक और तरह भी आप समझ सकते हैं। पोर्टफोलियो होता है एक वैरायटी, ठीक है, कि आपने किसी को पैसा रखवाया वगैरह, आप उसे कहते हैं इसको डिफरेंट जगह पर इन्वेस्ट कर दो। वो बंदा आपका सारा पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, ठीक है। उसने कुछ टेक्सटाइल की कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ उसने ऑयल कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, कुछ उसने सीमेंट कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो पोर्टफोलियो बनाया हुआ। जो शख्स पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया इस डेफिनेशन के मुताबिक। इसके अलावा आपका ये सिंपल है बाकी चीज़ें, ठीक है जी। तो ये आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन होगी। अब ये डेफिनेशन पढ़ना क्यों जरूरी था, देखें इसकी सारी इंप्लीमेंटेशन तो नहीं यहाँ पे इस डेफिनेशन की या इस कानून की आपको बताएगी, लेकिन जब किसी के भी ऊपर केस होता है ना, सबसे पहले आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि बात हो रही होती है कि क्या ये बंदा केस करने का अहल भी था, क्या इसके ऊपर केस हो भी सकता था। इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ फैक्ट, कि फैक्ट क्या है, सही है। फैक्ट को डिटरमिन करने के लिए डेफिनेशन जरूरी होती हैं। कई बार होता है कि बंदा उस डेफिनेशन से बाहर निकल जाता है, वो कहता है जी मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं है ये, ठीक है, तो इसलिए हमें जरूरी है। नीचे आ गई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। अगर मनी लॉन्ड्रिंग को शख्स करता है तो कौन कौन से चीज़ें हैं जिसको जुराइम समझा जाता है, क्राइम समझा जाता है, ऑफेंस समझा जाता है। पहले नंबर पे एक्वायर्स, कन्वर्ट्स, पोजेसेस, यूजेस और ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो आपकी मनी लॉन्ड्रिंग करके या 2 नंबर पैसे से या इलीगल पैसे से आई है, वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, खरीदता है जानते हुए, उसे पता है कि भाई ये उस वहाँ से आई है। कन्वर्ट से मुराद क्या है, किसी और की चीज़ अपने नाम पे कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्जन पोजेस करता है, कब्जे में लेता है, या यूज या ट्रांसफर करता है। बेसिकली क्रिमिनल प्रॉपर्टी को अगर जानते हुए आप खरीदेंगे, बेचेंगे, पोजेस करेंगे, तो आप भी क्या है, ऑफेंस में शामिल हो गए। देन कंसील और चेंजेस द ट्रू नेचर, ओरिजिनल, लोकेशन, डिस्पोजिशन, मूवमेंट और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। चोरी की गाड़ी है कि आपने जाके उसकी नंबर प्लेट चेंज कर दी है, दूसरे वाला आपने कर दिया, आपने उसकी ट्रू नेचर चेंज कर दी है ना, या कंसील कर दी, छुपा दी है, ठीक है। छोटे होते हम लोग छोटी सी मनी लॉन्ड्री करते होते थे कि घर में अगर बॉल आ गई तो बॉल के फौरन भाग के टेप चेंज करते, नहीं कि वो रेड टेप वाली आई थी, बंदा आगे पूछ रहा है, हमने कहा भाई हमारे पास ब्लैक वाली है, वो भी छोटे लेवल का नवाज शरीफ है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है। तो इस तरह की अगर हरकत कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो मनी लॉन्ड्रिंग। देन होल्ड्स और पोजेसेस ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन सच प्रॉपर्टी। अगर आपको पता है किसी और बंदे के पास चोरी का कोई सामान है, आप उसको उसके बिहाफ पे अपने पास रखा हुआ है, तो आप भी जुर्म में शरीक हैं, ठीक है। और इस तरह पार्टिसिपेट्स इन एसोसिएट, कंस्पायर्स टू कमिट, अटेम्प्ट्स टू कमिट, और इस तरह के ऊपर वाले जो भी काम है उसके अंदर अगर किसी भी तरह की आप हेल्प भी, मदद भी प्रोवाइड करते हैं, मशवरा भी देते हैं, तो आप भी क्या है, जुर्म में शरीक हैं। तो ये 4 जो है हम आपको बता दिए हैं। खुद चीज़ को खरीदना, यूज़ करना, ट्रांसफ़र करना, चीज़ की ट्रू नेचर को इस तरह छुपाना कि पता ही ना लगे कि वो क्रिमिनल प्रॉपर्टी है, या किसी और की क्रिमिनल प्रॉपर्टी को खुद रख लेना, या लास्ट में क्या था, किसी को एडवाइस देना, मशवरा देना, हेल्प करना, ताकि वो क्रिमिनल प्रॉपर्टी को खरीद सके, बेच सके, ठीक है जी। तो ये सारे ऑफेंसेस है। अब इनकी सज़ा क्या है, सज़ा 2 तरह की है। एक है जनरल प्रोविजन और एक है स्पेशल प्रोविजन। जनरल प्रोविजन रहती है इंसानों के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। वो क्या है, आपकी रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कैद मुशक्कत फॉर 1 to 10 ईयर, 1 से लेकर 10 साल, मतलब कम से कम 1 साल की कैद मुशक्कत लाजमी है।
दूसरे नंबर पे फाइन अप टू 25 मिलियन, 25 मिलियन तक का फाइन, मतलब 1 मिलियन का भी लग सकता है, 20 मिलियन का भी लग सकता है, 25 का भी लग सकता है। अप टू 25 मिलियन का आपको फाइन लगेगा। एंड फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और हुकूमत उसको कब्जे में अपने या उसको जब्त कर लेगी उस प्रॉपर्टी को जो भी क्रिमिनल प्रोसीजर से आई है। क्लियर है जी? ये इंसान के ऊपर लगेगा। लेकिन अगर कोई लीगल पर्सन इन्वॉल्व है, मतलब है कि कंपनी, लिमिटेड कंपनी इन्वॉल्व है, तो लिमिटेड कंपनी के ऊपर स्पेशल प्रोविजन क्या लगेगी? वो जाहिर है उसको जेल तो नहीं हो सकती, कंपनी की एक्जिस्टेंस ही नहीं है, लेकिन कंपनी के डायरेक्टर्स को होगी और उसी के मुताबिक होगी। ये जो ऊपर इंसानों वाली हमने पड़ी, मतलब 2 डायरेक्टर इन्वॉल्व हैं तो दोनों को 1 से लेकर 10 साल तक सजा हो सकती है, 25 मिलियन तक जुर्माना हो सकता है और फोर्फीचर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कंपनी के ऊपर खुद क्या लगेगा? उसमें सिर्फ जुर्माना हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टी को फोर्फीट किया जाएगा। जुर्माना 100 मिलियन तक का हो सकता है। ठीक है, तो अगर लेट्स से एक कंपनी है, उसके 5 डायरेक्टर्स हैं, तो क्या क्या होगा? कंपनी ने अगर 2 नंबरी की है, कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, 100 मिलियन तक का कंपनी को जुर्माना होगा। 5 डायरेक्टर्स को 1 से लेकर 10 साल तक, जो भी अदालत बेहतर समझती है, उनको सजा होगी। 5 डायरेक्टर्स को 25 मिलियन तक का पर हेड जुर्माना हो सकता है, जो भी अदालत मुनासिब समझती है। और जो प्रॉपर्टी एक्वायर की होगी वो भी क्या हो जाएगी? फोरफीट हो जाएगी। और अगर वो प्रॉपर्टी अवेलेबल ही नहीं है तो उसी वैल्यू की कोई और प्रॉपर्टी जो है वो उनकी कंपनी की फोरफीट कर दी जाएगी। क्लियर हो गया जी? ये था जी आपका मनी लॉन्ड्रिंग। अब नेक्स्ट आ गया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का आपको पता है कि मोबाइल्स वगैरह के थ्रू आप जैस कैश, इजी पैसा, बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग वगैरह जो आप करते हैं, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड वगैरह। ठीक है, अब इनकी भी डेफिनेशन अक्सर पेपर में 1-2 नंबर की आती है कि इलेक्ट्रॉनिक फंड से क्या मुराद है। तो जो भी फंड्स, जो भी पैसे इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, एटीएम वगैरह से, मोबाइल से, मैग्नेटिक स्ट्रिप, मतलब वो एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से ट्रांसफर हुआ है, उनको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक फंड कहा जाता है। ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर से क्या मुराद है? एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर पैसे भेजे जाते हैं या एक ही बैंक के अंदर भी भेजे जा सकते हैं। आपको पता है, आप लोग जैस कैश वगैरह तो कम से कम करते हैं ना, तो किसी और के जैस कैश अकाउंट में भेजे जा सकते हैं, किसी बंदे के बैंक अकाउंट में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या ईएफटी कहलाता है। ऑपरेटर से मुराद यहाँ पे डेफिनेशन में क्या है कि ऑपरेटर से मुराद एक ऐसा फाइनेंशियल या इंस्टीट्यूशन, अदर इंस्टीट्यूशन, कोई भी पर्सन जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऑथोराइज किया हो कि आप डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। डेजिग्नेटेड पेमेंट सिस्टम अब नीचे उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, उसमें यही है कि आपका ये सिस्टम एक बना दिया गया, उसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स आप पे अप्लाई होते हैं। आपने एक बेहतर सा सिस्टम बनाना है जिसमें इलेक्ट्रॉनिकली फंड्स ट्रांसफर हो रहे हो, कॉन्फिडेंशियलिटी वहाँ पे हो, आपका सिस्टम जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता हो, और पब्लिक के इंटरेस्ट में वो चीज़ यूज़ हो रही हो। अब इसको लाइसेंस आपको पहले को मिलता है। ठीक है, अगर किसी भी मौके पे स्टेट बैंक को ये लगता है कि भाई आप अपने उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे, या आपने काम करना छोड़ दिया है, या स्टेट बैंक को लगता है कि आपने झूठी गलत इन्फॉर्मेशन देकर वो लाइसेंस लिया था, या स्टेट बैंक को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो वो आपका लाइसेंस ख़त्म भी कर सकते हैं। क्लियर है जी? ये बस 2-3 डेफिनेशन थी आपके इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की। ठीक है जी, अब इसमें कुछ ऐसी है नहीं बात जिस पे मज़ीद क्लैरिटी की ज़रूरत हो। चैप्टर 16 आपका हो गया। ये ऐसे क्विकली रीड करने वाले हैं, वैसे इसमें मेरी सजेशन होगी, चाहे आप एक बार बुक को बस देख लें, बाकी आप रन डाउन से भी देख लेंगे ना, ये चैप्टर 16, 17, 18 और इवन चैप्टर 1 भी, तो इंशाल्लाह आपका इधर से क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 17 पे आ रही है डाटा प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। डाटा प्रोटेक्शन से मुराद, जैसे नाम से जाहिर है कि भाई आपको जितना भी डाटा पड़ा हुआ है उसकी उसको हिफाजत में रखना, उसको सिक्योर करना, सेफ रखना, उसको वो उसके लिए भी एक कानून निकाल दिया गया है। आपकी बुक में लिखा हुआ है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल। चैप्टर 1 आप लोगों ने पढ़ा होगा, वैसे हम हमारा जो लास्ट लेक्चर है उसमें इंशाल्लाह उसको डिस्कस भी कर लेंगे। आपको आइडिया होगा कि जी कोई भी कानून जब तक पास नहीं होता, सिर्फ नेशनल असेंबली या सेनेट के अंदर, मतलब पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको बिल बोला जाता है। जब तक वो पास नहीं होता, जब वो पास हो जाए तो उसको एक्ट बोला जाता है। ठीक है, अब बुक आपकी थोड़ी सी पुरानी लिखी हुई है, हालांकि अपडेट कर देना चाहिए इन्हें। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2020। हालांकि ये वाला वैसे अब एक्ट भी पास हो चुका है, लेकिन जाहिर है फिर हम बुक के मुताबिक चलेंगे जो बुक में लिखा हुआ है। तो बुक तो इसको भी बिल ही कह रही है, तो हम इसको बिल ही समझेंगे, मतलब ये प्रपोज है एटलीस्ट एज पर बुक। ठीक है, देन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स मतलब आपको पता है, लोगों को हरास करते हैं, लोगों की फेक आईडीज वगैरह बनाते हैं, पैसे लोगों से मांगते हैं और चोरी करते हैं, और पासवर्ड चोरी कर लिए, वो डाटा चोरी कर लिए, ये सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स है। इसका भी एक कानून है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2017 पीका। पीका एक बस बड़ा खतरनाक किस्म का कानून है पाकिस्तान में, इसमें रिसेंटली बड़ी सजाएं भी इसके अकॉर्डिंग दी गई हैं। तो देन आगे पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट इज आल्सो रेलेवेंट फॉर कस्टमर डाटा हेल्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन।
अगर बैंक्स वगैरह के पास कस्टमर का डाटा होता ही ना, आपके भाई CNIC है उनके पास, आपकी सारी डिटेल है, पैसा कब आया, कब गया, किसको भेजा, किससे रिसीव किया, सारी की सारी आपकी इन्फॉर्मेशन है। उसके लिए एक अलग से भी एक कानून बना दिया गया, उसका क्या नाम है, पेमेंट सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक्ट 2007। अगर बैंक आपके साथ कोई हरकत करते हैं तो आप ये वाले कानून के मुताबिक भी केस उनके ऊपर कर सकते हो, ठीक है। देन लास्ट में क्या है, टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009। अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर, मतलब ये आपके मोबाइल जो हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या मोबाइल नेटवर्क्स हैं, जैस हो गया, वारिद, जोम वगैरह, अगर ये भी कोई गलत हरकत करते हैं, आपके डाटा को मिसयूज करते हैं, इलीगल प्रैक्टिसेस मतलब सेल कर देते हैं किसी को आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो आप इस कानून के मुताबिक PTA पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के पास भी जा सकते हो। तो बेसिकली आपको 4 कवानीन बता दिए गए हैं। अगर आपके जनरल तो कानून कौन सा है, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है। मतलब वैसे तो पर्सनल डाटा किसी भी तरह का, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया था, वहाँ पर आपने इन्फॉर्मेशन अपनी दी, उन्होंने आगे कहीं सेंड कर दिया, ये इसके ऊपर ये भी अप्लाई हो जाएगा। जनरल डाटा किसी भी तरह का हो, करीम के ऊपर ऊपर आपने कोई लॉगिन शॉगिन बनाया, वहाँ से अगर खुदा न खासा डाटा चोरी हो गया, या आप डिफरेंट तरह के मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हैं, वहाँ से चोरी हो गया, तो आप पहले वाले कानून के मुताबिक भी जा सकते हैं। आगे उन्होंने कुछ स्पेसिफिक लॉज भी बता दिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट वगैरह के थ्रू या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है, इंजरी की कोशिश की है, रेपुटेशन खराब करने की कोशिश की गई है, तो आप उसके मुताबिक भी इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2017 के मुताबिक केस कर सकते हो। बैंक से अगर आपके साथ दो नंबरी करते हैं किसी चीज़ में, आप पेमेंट सिस्टम एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 2007 के मुताबिक केस कर सकते हो। और अगर ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, डाटा प्रोवाइडर्स आपके जोम वगैरह, वालिद, जोम, टेलीनॉर, यूफोन, ये अगर आपके साथ करते हैं कोई हरकत, तो आप PTA को, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कंप्लेन कर सकते हैं अंडर टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2009। क्लियर है जी? ये मतलब 4 कानून अलग बताने के रीज़न मैंने आपको दे दी। अब इसमें कुछ डेफिनेशन है, जैसे डाटा सब्जेक्ट से मतलब नेचुरल पर्सन, इंसान जिसका डाटा था उसको डाटा सब्जेक्ट कहेंगे। इसका मतलब है कि ये जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, ये लीगल पर्सन के ऊपर नहीं अप्लाई होता है, इंसानों के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। दूसरा नंबर, पर्सनल डाटा से क्या मुराद है? पर्सनल डाटा से मुराद कोई भी ऐसा डाटा जिससे बंदा पहचाना जाए। CNIC उसका आपको पता है पहचाना जा सकता है, किसी शख्स के घर का कंप्लीट एड्रेस उधर से पहचाना जा सकता है, और सेंसिटिव डाटा भी उसमें पर्सनल का मौजूद है। सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या है वो अलग से बता दिया। इसमें एक्सेस कंट्रोल, मतलब यूज़र पासवर्ड वगैरह किसी के फेसबुक के, ट्विटर के, जीमेल वगैरह के, अगर वो किसी के पास हैं, वो सेंसिटिव पर्सनल डाटा है। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसके पासपोर्ट्स वगैरह, बायोमेट्रिक डाटा, मतलब कि जो बिल्कुल पर्सनल सेंसिटिव डाटा होता है जिससे बंदा एग्जैक्टली पहचाना जा सकता है फ़ौरन ही, उसको आप सेंसिटिव पर्सनल डाटा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब किसी के पास डाटा होने का मकसद ये नहीं कि उस पर केस कर दो। मसला ये है कि क्या उस शख्स ने आपकी मर्जी से आपसे डाटा लिया था, और जिस मकसद के लिए डाटा लिया था क्या उसी के लिए यूज़ हो रहा है या अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है। तब जाके आप उस पर केस कर सकते हैं अगर अब्यूज़ हो। अब इसके प्रिंसिपल्स बता दिए गए हैं कि रूल और प्रिंसिपल में फ़र्क होता है, आपको पता है। रूल से मुराद है कि आपको कुछ प्रोसीजर्स, कुछ पॉलिसीज़, कुछ लॉज बता दिए जाते हैं कि आपने 10 काम नहीं करने, 10 के अलावा कुछ भी कर लो आपको कानून नहीं पकड़ सकता। प्रिंसिपल से मुराद क्या होता है, आपको एक उसूल बता दिया जाता है कि यार आपने कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी जो इन उसूलों के खिलाफ हो, ठीक है। हम आपको डिफरेंट तरह के मतलब के रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे, एक एक चीज़ नहीं बता रहे, हमने आपको उसूल बता दिया है कि भाई आपने ये वाला काम उसूली तौर पे नहीं करना, अब इस काम को करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आपने तमाम के तमाम तरीकों को छोड़ देना है। क्लियर है? अब प्रिंसिपल्स पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग के क्या है? जिस शख्स के पास भी आपका पर्सनल डाटा है, उसने उसको प्रोसेस करते हुए ये जो 7 चीज़ें हैं इनका ख्याल रखना है। ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन, जैसे लॉफुलनेस, फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। कानूनी तौर पे डाटा को रखें, फेयर रखें, ट्रांसपेरेंट रखें डाटा को। पर्पस लिमिटेशन से मुराद है जिस मकसद के लिए डाटा लिया था सिर्फ उस मकसद के लिए यूज़ करें। डाटा मिनिमाइजेशन से मुराद है कि कोशिश करें मिनिमम से मिनिमम डाटा अपने पास रखें, क्योंकि ज़ाहिर है जितना ज़्यादा डाटा होगा उसके चोरी होने के, उसके अनऑथराइज एक्सेस होने के उतने ज़्यादा चांसेस हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेट डाटा होना चाहिए, ये ना हो किसी बंदे का गलत डाटा लेकर उसको आप मतलब कि इतनी बॉडी कोई और है, सारे आपने वो भी लगा दिया लोगों का। आजकल फोटोशॉप इस तरह चल रहे हैं। स्टोरेज लिमिटेशन होनी चाहिए कि एक हद तक स्टोर करें, ये ना परमानेंट आप उसको रखकर बैठ जाए डाटा को। इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, चीज़ों की कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है, सिक्योरिटी का ख्याल रखना है। इंटेग्रिटी से मुराद क्या है कि भाई आपने लोगों के साथ कोई ज्यादती नहीं करनी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल रहना है। जिस मकसद के लिए लिया गया था उसी मकसद के लिए यूज़ करें, किसी और को सेल ना करें। अकाउंटेबिलिटी, हर वक्त तैयार रहें कि यूज़र आपसे, जिसने आपको डाटा दिया था, आपसे पूछ सकता है कि भाई मेरे डाटे को कहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप उसको अकाउंटेबल होने चाहिए। क्लियर है कि आप ये ना आगे से कहो कि भाई मैं क्यों बताऊँ आपको, हमने सेल कर दिया वगैरह वगैरह। अब ये तो था प्रिंसिपल। नीचे आके इंडिविजुअल्स राइट्स। इंडिविजुअल जो है, इंसान है, सब्जेक्ट मैटर, उसके भी कुछ हकूक है। क्या हकूक है जी? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, उसको बताया जाए जब भी वो चाहते हैं कि मुझे पता लगे मेरा डाटा कहाँ पे यूज़ हो रहा है,
आपने बताना है उसको राइट ऑफ एक्सेस एंड कॉपी डाटा। सिंपल सी बात है, राइट टू रेक्टिफाई एरर, अगर कोई गलती है तो उसको चांस दिया जाए वो गलती को सही करे। मतलब अगर CNIC वाला गलत दे दिया है, नेम गलत बता दिया, उसको ऑप्शन होना चाहिए उसको ठीक कर सके। राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट ऑफ इरेजर, अगर वो चाहता है कि भाई डाटा खत्म कर दिया जाए आपके सिस्टम से, तो ये भी उसके बाद आपने माननी है, उसका हक है। राइट टू ऑब्जेक्ट टू प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग, अगर कोई शख्स आपको रोक देता है कि मेरे डाटे को आपने मार्केटिंग के लिए यूज़ नहीं करना, मजीद प्रोसेस नहीं करना, तो आपने भाई नहीं करना, ठीक है। देन आपका राइट टू रिस्ट्रिक्ट प्रोसेसिंग, रिस्ट्रिक्ट से मतलब क्या है कि प्रोसेस करो लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप उसको करें। राइट ऑफ डेटा पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल होना, डाटा को अगर वो निकाल के कहीं लेके जाना चाह रहे हैं यूएसबी पे लाएं, उसको वो भी मिलना चाहिए। आपने फेसबुक पे शायद देखा हो, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि प्रोफाइल को अपनी डाउनलोड कर लें, आप उसकी प्रोफाइल की रिपोर्ट भी देख सकते हैं यदि मेरा डाटा सारा। बेसिकली इंटरनेशनल कंपनियाँ वो थोड़ा सा कंप्लाइंस करते हैं इन चीज़ों की, पाकिस्तान में तो खैर अल्लाह ही हाफिज़ है। राइट टू विड्रॉ कंसेंट, पहले उस शख्स ने आपको कंसेंट दी थी, अपनी मर्जी दी थी कि भाई आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी भी टाइम पे अगर वो कंसेंट वापस लेना चाहते हैं तो ये भी उसके पास राइट होना चाहिए। राइट टू कंप्लेन टू द रेलेवेंट डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, ये भी उसके पास राइट है कि वो कंप्लेन भी कर सकता है अगर आप उसका डेटा मिस यूज़ कर रहे हैं। इंडिविजुअल्स के राइट्स, क्लियर है बात। अब नीचे आती है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स। इलेक्ट्रॉनिकली जो क्राइम्स होते हैं फेसबुक सोशल मीडिया वगैरह, या इवन न्यूज़ में आपको पता है किसी की भी इज्जत के साथ खेल जाते हैं लोग, झूठ झूठ बोल के बाद में छोटी सी खबर चला देते हैं माफ़ी की। तो अब इसके लिए रेलेवेंट लॉ कौन सा, पीका 2016 के ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब इसमें भी कुछ डेफिनेशन है। अनऑथराइज एक्सेस से क्या मुराद है? अनऑथराइज एक्सेस से मुराद है कि एक्सेस टू एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम से मुराद वो सिस्टम जिसके अंदर सारा डाटा पड़ा हुआ है, और डाटा या वो डाटा इटसेल्फ व्हिच इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्सेस बाय जनरल पब्लिक विदाउट और इन वायलेशन ऑफ ऑथराइजेशन। भाई एक डाटा था वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं किया था, प्राइवेट डाटा था, लेकिन कोई बंदा उस तक पहुंच गया, इसका मतलब क्या है? अनऑथराइज एक्सेस उसने की है। देन एक्सेस टू डाटा से मुराद क्या है कि भाई डाटा को कंट्रोल करने की एक्सेस मिल गई, उसको कॉपी करने की, उसको मॉडिफाई डिलीट वगैरह करने की एक्सेस मिल गई। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन सिस्टम से मुराद क्या है कि वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे बैंक के अंदर बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपका डाटा है, लेकिन अगर आपके पास किसी तरह एक्सेस किसी बंदे की आगे के लिए, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट को भी निकाल सकता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत कुछ भी आगे हेराफेरी कर सकता है, तो वो क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम तक उसकी एक्सेस है। डाटा डैमेज से मुराद क्या है? डाटा को नुकसान पहुंचाना, ऑल्टर कर देना, फोटोशॉप कर देना, चीज़ें डिलीट कर देना, मॉडिफाई कर देना, ऐड कर देना, लेस कर देना, ये सारा कुछ उसमें आ जाएगा। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या मुराद है? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है कि आपका वो सिस्टम, आपका बेसिकली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो कि नुकसान हो सकता है मेजर डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ऑन द एसेंशियल सर्विसेज, आपकी सर्विसेज रुक जाए। मिसाल के तौर पे एक बैंक की कंपनी की बात कर लेते हैं, अगर आप किसी बैंक का डाटा इस तरह हैक कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं उसका सिस्टम के, वो उनकी सर्विस ही रुक जाती है कि वो नहीं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते, एटीएम काम करना रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि आपको इसेंशियल सर्विसों का मेन काम था वो करने से रोक दिया है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डिफेंस और द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट, या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये भी है कि आपका सिस्टम ऐसा था जिसको हाईजैक करके, जिसको हैक करके आपका जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको नुकसान पहुंचाया गया है, नेशनल सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाया गया है। आपने कोई ऐसी चीज़ उस तक एक्सेस ले ली है जिससे आपके मुल्क की सालगिरह खतरे में आ गई है, या एज डिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जिस चीज़ को भी कहते हैं वो, तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था। अब भाई जिस तरह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के मुताबिक कुछ सजाएं वगैरह थी, यहाँ पर भी कुछ सजाएं हैं। यहाँ पर लेकिन सजाएं ये है कि जुराइम भी डिफरेंट है, तो उसके मुताबिक तकरीबन आपके 7 तरह के ये क्राइम्स हैं, उनकी अलग अलग, मतलब जिस तरह क्राइम की स्वेरिटी या उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी उसी तरह की सजा मिलेगी। पहले नंबर पे अनऑथराइज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और डाटा विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। देखें, अनऑथराइज तो आमतौर पे जो बंदा करेगा वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही होगी। अगर कोई शख्स आपको एक्सेस देना ही नहीं चाहता लेकिन आप चोरी करके डाटा कहीं से अनऑथराइज एक्सेस करते हैं, तो जाहिर है आपकी इंटेंशन भी डिसऑनेस्ट है, लेकिन ये जाहिर साबित करना पड़ेगा वहाँ पे। अगर कोई शख्स अनऑथराइज एक्सेस करता है, अभी कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसके बाद एक्सेस आ गई, यूजर पासवर्ड वगैरह आ गए, तो भाई उसको भी क्या करना है? 3 महीने तक की सजा एंड फाइन ऑफ अप टू फाइन ऑफ ₹50,000, 50,000 जो है उसको जुर्माना हो सकता है। अच्छा, इसमें एंड और से मुराद है कि हो सकता है दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाए, हो सकता है सिर्फ सजा हो जाए, हो सकता है सिर्फ जुर्माना हो जाए, ठीक है। देन कॉपिंग और ट्रांसमिटिंग डाटा विदाउट ऑथराइजेशन। अब पहले नंबर पे आपने एक्सेस कर दिया, किया कुछ नहीं था। अब दूसरे नंबर पे आपने कॉपी कर लिया डाटा, या ट्रांसफर कर लिया किसी और चीज़ के अंदर, आपने दूसरा जुर्म कर लिया, तो आपके ऊपर अब क्या होगा? 6 महीने तक की सजा और साथ क्या है? 1 लाख का जुर्माना आपको हो सकता है। देन इंटरफेरेंस और डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, आप दूसरे काम पे भी बाज नहीं है, दूसरे नंबर पे आपने क्या किया था? कॉपी किया था, ट्रांसमिट किया था, अब आपने कहा नुकसान पहुंचाना है इसको,
वो आपने ऊपर पढ़ लिया, डेमो सिंबल आके डिलीट कर देना, चीज़ें इरेज कर देना, ठीक है, मॉडिफाई कर देना। अब वो हरकतें करने लगे, अब आपको थोड़ी नेक्स्ट लेवल की सज़ा मिलेगी। वो क्या है, 2 साल तक सज़ा और या 5 लाख तक आपको साथ जुर्माना हो सकता है। अब उससे आगे आप चले गए, आपने कहा चलो ये तो हो गया। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सेस करके दिखाऊंगा। पहले आपने ऊपर डाटा को एक्सेस किया है बस, या इन्फॉर्मेशन सिस्टम को किया है। अब आप उनका जो मेन क्रक्स है, मेन जो सिस्टम है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आप एक्सेस करने लगे, आपको मजीद सख्त सजा मिलेगी, 3 साल तक की सजा मिलेगी और 1 मिलियन तक का 1 मिलियन बल्कि तक इसमें अप टू है नहीं, 1 मिलियन आपको जुर्माना या हो सकता है इसके साथ। अब आपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक एक्सेस ली थी सिर्फ, लेकिन आपने कॉपी करना स्टार्ट कर दिया वहाँ से डाटा वगैरह, तो अब आपको फिर 5 साल जो है 5 मंथ्स लिखा गया, 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स तक आपकी इम्प्रिजनमेंट और 5 मिलियन आपको जुर्माना हो सकता है। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्रांसमिट के अलावा आप उसमें भी डैमेज करने लगे तो आपकी सजा बढ़ गई है, सही है। लास्ट में ग्लोरिफिकेशन ऑफ फैंस, अब हीरो बन रहे हैं आप, जरा मीडिया पे आके बता रहे हैं कि मैंने कोई बहुत बड़ा वो मतलब कि जुर्म किया है, ठीक है। अक्सर ना तो लोग फाइलिंग शाइलिंग ऑनलाइन करके बताते हैं थोड़ा, तो वो ग्लोरिफिकेशन का मतलब है कि आप बढ़ा चढ़ा के ज़रा मज़ीद उसको शो ऑफ कर रहे हैं कि मैंने बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, तो आपको उसके हवाले से फिर 7 साल तक की सज़ा और 10 मिलियन जुर्माना हो सकता है। ये आपके ऑफेंसेस थे, पेपर में आ जाते हैं, इसको याद कर लेना है। क्लियर है जी। अब लास्ट आपका आ गया जी कंपटीशन एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट, इसको क्विकली देख लेते हैं। कंपटीशन एक्ट क्या है? लेकिन ये कंपटीशन एक्ट जो है 2010 का कानून है, और जो हमारा अथॉरिटी है इसकी वो है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बेसिकली यह है कि मुल्क के अंदर कंपटीशन को इकोनॉमिकली जो कंपटीशन होता है उसकी फिजा को बरकरार रखना, मेंटेन करना। कंपटीशन जितना ज़्यादा होगा, आपको पता है क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ गुड्स भी बढ़ती है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं और कस्टमर को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। बिल्कुल फिर कस्टमर फेयर प्राइस के ऊपर आ जाता है जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा। तो एक इदारा बना दिया गया जिसका मकसद क्या है कि भाई हमने इंश्योर करना है कि कंपटीशन हो और पाकिस्तान के अंदर बेहतर से बेहतर जो है वो गुड्स या सर्विसेज बढ़े इसकी वजह से, ठीक है। अब एक तो इसका पर्पज है, दूसरे नंबर पर रेलिवेंट मार्केट फिर आ जाती है। फिर वही बात है कि डेफिनेशन की क्यों जरूरत है, क्योंकि जब किसी को कोई केस होगा सबसे पहले वो कहेगा कि भाई मैंने रेलिवेंट मार्केट के अंदर नहीं कंपटीशन को डिस्टॉर्ट किया, कंपटीशन को नहीं खराब किया। तो पहले तो रेलिवेंट मार्केट की डेफिनेशन के ऊपर बहस होती रहेगी ना, ठीक है। अगर उधर से वो निकल गया तो केस डिसमिस है। अगर वो रेलिवेंट मार्केट की डेफिनेशन में आ गया कि आपने इसके अंदर रहते हुए कुछ किया तो फिर उसके ऊपर केस चलेगा। रेलिवेंट मार्केट क्या है? रेलिवेंट मार्केट को आप या तो प्रोडक्ट मार्केट के रेफरेंस से देखोगे या जियोग्राफिक मार्केट के रेफरेंस से देखोगे। प्रोडक्ट मार्केट से क्या मुराद है? Product market comprises of all those substitute products by reason of product characteristics, prices and intended use, ठीक है। प्राइस की वजह से या उसके इस्तेमाल की वजह से या उसकी करेक्टरिस्टिक्स की वजह से एक जैसे तमाम प्रोडक्ट्स को, सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट है। जैसे हम कह सकते हैं जी कि बेवरेजेस की मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट बेवरेजेस की, वो क्या है, कोका कोला, पेप्सी वगैरह, ये गोरमेंट शॉप में तकरीबन अब आ गए हैं। तो ये क्या है जी, आपके प्रोडक्ट मार्केट कहलाती है, ठीक है। मोबाइल्स की आप बात करें तो आपके सामने सैमसंग वगैरह आ जाएंगे, हुआवे आ जाएंगे, आईफोन वगैरह आ जाएंगे, ये मतलब जो तकरीबन सिमिलर तरह के होते हैं, सब्सिट्यूट होते हैं, ये प्रोडक्ट मार्केट है। जियोग्राफिक मार्केट क्या है? जियोग्राफिक मार्केट से मुराद है कि एक इलाके के अंदर तमाम बिजनेसेस जहां पर एक ही तरह का कंपटीशन हो, ठीक है। मतलब कि कंपटीशन ये ना हो कि जी एक दो गलियों में ज़्यादा कंपटीशन है, 3 गलियों में कम कंपटीशन है। एक एरिया आपने डिफाइन किया जहाँ पर एक जैसा कंपटीशन है, सेम तकरीबन सेम लेवल ऑफ कंपटीशन है, और उसको किसी दूसरे जियोग्राफिक एरिया से अलग करके डिफाइन किया जा सकता हो, डिस्क्राइब किया जा सकता हो, प्रेजेंट किया जा सकता हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप ये कह लें कि फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल की एक मार्केट है, ठीक है, और एक लाहौर के अंदर टेक्सटाइल की मार्केट है। क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों की जियोग्राफिक मार्केट है और डिफरेंट है? दोनों बिल्कुल कह सकते हैं। टेक्सटाइल के अंदर जो आपकी टेक्सटाइल फैसलाबाद के अंदर जो टेक्सटाइल की मार्केटिंग है वो थोड़ी सी आपकी मार्केट ज़्यादा कंपटीशन वाली है, ज़्यादा कंपेटिटिव है। जबकि लाहौर के अंदर जो टेक्सटाइल की मार्केट है वहाँ पर कंपटीशन फैसलाबाद जितना नहीं है, ठीक है। तो ये जियोग्राफिक मार्केट दो बन गई। बात होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब जी कंपटीशन एक्ट 2010 आपको कुछ काम करने से मना करता है। कौन से काम? कंपटीशन एक्ट आपको भाई कहता है कि आपने डोमिनेट पोजीशन को अब्यूज नहीं करना। आपने अगर डोमिनेट हो मतलब कोई 15, 20, 25% आपकी मार्केट शेयर है आपके पास, लोग कस्टमर्स आपके पास ही आते हैं उस मार्केट के, चाहे वो प्रोडक्ट मार्केट हो चाहे जियोग्राफिक मार्केट हो। मतलब ये डिपेंड करेगा ना कि आपके ऊपर आप किस हवाले से चीज़ को देख रहे हैं। तो आपने डोमिनेट नहीं करना कि आप किसी भी वजह से कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करें, प्रिवेंट करें, रिस्ट्रिक्ट करें, रिड्यूस करें, कंपटीशन को खराब करने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि ये फॉलोइंग एक्ट्स जो होते हैं वो करके आप आमतौर पे कंपटीशन को खराब करते हैं। लिमिटिंग प्रोडक्शन और सेल, आपस में मिलकर कह रही है कि प्रोडक्शन कम करनी है, ठीक है।
आपको पता लगा मार्केट के अंदर प्राइस बढ़ गई चीज़ की, आपने कहा ज़रा और तरसाएँ लोगों को, कस्टमर्स को प्राइस और बढ़ने दो, जैसे अक्सर ये शुगर वगैरह वाले करते हैं, ठीक है? प्रोडक्शन कम कर दिया, सेल्स कम कर दी, ठीक है? अनरीजनेबल इंक्रीज इन प्राइस, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ा दी है आपने, वो सबने बढ़ा दी मिलके कि भाई अब तो आपको पता है कि जब सारे लोग ही बढ़ा देंगे तो फिर लोगों ने खरीदना तो है, ठीक है? तो ये भी गलत है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फॉर डिफरेंट कस्टमर, एक कस्टमर को कोई और रेट लगा रहे हैं, किसी और को दूसरा लगा रहे हैं रेट, ये भी गलत है। सबके साथ एक जैसा सलूक करें, क्योंकि उन्होंने भी तो हो सकता है आगे जाके सेल करनी हो चीज़, फिर वो स्टार्ट में प्राइस डिसएडवांटेज पे आ रहेगा ना, कंपेटिव डिसएडवांटेज आ जाएगा। मतलब एक बंदे को आप 100 रुपये की चीज़ दे रहे हैं, एक को आप दे रहे हैं 200 रुपये की या 150 रुपये की। अब 150 वाला आगे बेचारा उसको बेचता है, उसको कम प्रॉफिट होगा, ठीक है? 100 वाला बेचेगा, उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। टाई इन से आ गया कि ये खरीदोगे साथ ये दूसरी चीज़ भी खरीदनी पड़ेगी, ये भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट चीज़ें सेल करें। अगर आप लाजमी कर देंगे कि जी फॉर एग्जाम्पल ये होगी कि एक टेबल के साथ 6 कुर्सियाँ लेंगे तो टेबल मिलेगा, वरना टेबल नहीं मिलेगा, तो ये गलत है, इस तरह नहीं आपने करना। कॉन्ट्रैक्ट्स आप करते हैं सब्जेक्ट टू एक्सेप्टेंस ऑफ एडिशनल ऑब्लिगेशंस हैविंग नो कनेक्शन विद ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन उसके अंदर एक आपने शिक डाल दी कि भाई आप एक कोई एडिशनल ऑब्लिगेशन, कोई एडिशनल जिम्मेदारी कबूल करेंगे तब जाके मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। मिसाल के तौर पे आपने किसी को कहा कि यार ये 10 घर बना के देने हैं, ठीक है? लेकिन अब वो पहले 10 घर बनाने का काम स्टार्ट हुआ था, जब वो थोड़ा दरमियान में पहुंचा आपने कहा यार तुमने 10 घर तो बना दिए, लेकिन सबके बाहर ना तुमने लेट्स से स्लैब बनानी है या उसका रैंप बनाना है, पहले वो डिस्कस नहीं हुआ था, अगर तो फिर मैं आपसे लूँगा, अदरवाइज मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा। अब आपने बिला वजह उस बंदे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी एक एडिशनल ऑब्लिगेशन डाली है जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल नहीं थी। लो प्राइसिंग आप करते हैं, प्राइस इसको लो वॉल्यूम भी कहते हैं। प्राइस इतनी कम कर देते हैं कि कोई नया बंदा काम करने आ ही ना सके। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, वाकई बड़ा शौरमा, ठीक है? वो क्या था कि जी एक बंदे ने 100 रुपये का लगाया है, कोई नया बंदा आया, उसने कहा चलो यार मैं 90 का बेचने की कोशिश करता हूँ ताकि लोग मेरे से खरीदो। पुराने वाले ने कहा अच्छा 90 का, मैं 80 का लगाता हूँ, मैं 70 का लगाता हूँ। अपने आप को थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे ना, ताकि अगला बंदा बिल्कुल ही आपको कम्पीट ही ना कर सके। दैट्स रॉन्ग प्रैक्टिस, इसको मना किया गया है। बाइकआउटिंग अदर बिजनेस, दूसरे बिजनेस को बाइकआउट करना भी गलत है, क्योंकि हमारा मकसद क्या है कि सारे लोग बिजनेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिजनेस करें, कंपटीशन डेवलप हो ज़्यादा से ज़्यादा। रिफ्यूजिंग टू डील, किसी से भी काम करने से इनकार कर देना, ये क्या है? ये सारा कुछ ये वो चीज़ें हैं आर्ट की आर्ट जो कि मना की गई हैं। अगर कोई शख्स ये करता है तो उसके खिलाफ कंपटीशन एक्ट 2010 के अकॉर्डिंग केस किया जा सकता है, ठीक है जी? इसके अलावा उसने कहा कि फॉलोइंग प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट भी नहीं आपने करने जिनकी वजह से कंपटीशन डिस्टॉर्ट हो, कम हो। कौन से एग्रीमेंट? म्यूचुअली फिक्सिंग द परचेज और सेलिंग प्राइस, आपस में मिलकर कार्टल्स बना लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं बड़े बड़े, जितने भी बस हमारे जो भी पुराना होता है ना चौथे पाँचवें साल, उसकी रीज़न ही होती है कार्टल्स हैं उसके पीछे, ठीक है? ऑयल की प्राइसेस सेट कर ली, सीमेंट की कर ली, शुगर की कर ली वगैरह, तो आपस में आप कर लेते हैं जी, म्यूचुअली फिक्स कर दिया। भाई कंपटीशन आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन में अंदर खाते हैं, मिले हुए हैं, तो ये भी गलत है। डिवाइडिंग और शेयरिंग ऑफ मार्केट्स बाय टेरिटरीज वॉल्यूम से, आप किसी भी तरह मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। आपने कहा यार अच्छा तुम्हारी कंपनी कोई और ना, तुम सिर्फ लाहौर में बेचो, तुम्हें फैसलाबाद नहीं आना, तुमने कराची नहीं आना। कराची वाला कहता है भाई मैं सिर्फ कराची में रहूँगा, मैं तुम्हारे एरिया में नहीं आऊँगा, तुमने, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपटीशन आपने भाई इंश्योर करना है, कंपटीशन की फिजा कायम करनी है, तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी। फिक्सिंग और सेटिंग की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये वही चीज़ है। लिमिटिंग टेक्निकल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट, टेक्निकल डेवलपमेंट नहीं होने देते। एक एसोसिएशन बना ली है लेट्स से सबने, उन्होंने कहा कि 5% से ज़्यादा किसी ने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करना। अब देखें ना, ये भी कंपटीशन को ख़त्म करने की एक कोशिश है। जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट के ऊपर काम होगा, बेहतर से बेहतर स्किल्स, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी आपके पास, आप ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्शन में लेके आ सकते हो, ठीक है? क्लूसिव टेंडरिंग और बिडिंग फॉर सेल, क्लूसिव में मतलब मिल के टेंडरिंग करना, मतलब टेंडर का आपको आइडिया होगा ना कि ये ऑफर, वो जो अटेम्प्ट टू परफॉर्म वाला वो टेंडर नहीं है, ये दूसरा पहले वाला टेंडर है, इन्विटेशन टू ऑफर वाला। टेंडर क्या था आपका कि बड़े लेवल तक चीज़ चाहिए, ठीक है? आपने पब्लिक को बुला लिया, जिसके पास ये लेट्स से 100 टन गंदम है, वो अपनी प्राइस लेकर आए। अब लोगों ने आपस में टेंडरिंग के अंदर भी कोलिजन कर ली कि यार देखो 10 लोग जाते हैं आपस में मिलकर, चलो तुम ये रेट रख दो, मैं ये रख देता हूँ, मैं ये रख देता हूँ, ऑलरेडी उन्हें पता है कि किसको मिलना है, ठीक है? ये आपस में मिलजुल के आप मतलब अगले बंदे से कमा लेते हो, लेकिन आपस में मिले हुए हो और आपस में प्रॉफिट वगैरह लोग शेयर कर लेते हैं। 2 नंबरी ज़ाहिर होती है हर जगह पे, ठीक है? और बाकी भी, ये बाकी ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो देखें, एक तो हो गया ना कि आपने डोमिनेट पोजीशन को अब्यूज़ नहीं करना, उसकी 8 एग्जांपल्स हैं। फिर है कि ऐसे एग्रीमेंट नहीं करने जो प्रोहिबिट किए गए हैं, मना किए गए हैं, वो 7 हैं। और लास्ट में क्या है? अप्लाइंग डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, धोखा देते हैं कि आप डिसेप्टिव, एक मतलब क्या है कि आप किसी को धोखा देने की घर से मार्केटिंग करते हो, ठीक है? ड्यू ना पिया तो फिर क्या जिया, तो हालांकि वो जिस तरह जाता है जिया तो नहीं जा सकता उसके बाद।
फिर वो स्टिंग पी के एक्सीलेटर चल जाता है, तो खैर वो तो काइंड ऑफ पता होता है ना हमें, ये मतलब ये इमेजिनेटिव है, ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, इस तरह चीज़ें प्रेजेंट करते हैं कि वो लगता है कि सच होंगी चीज़ें। जैसे आप देख लें, ये जो इसको क्या कहते हैं, वाइटनर, टी वाइटनर जो होते हैं, ये पहले इनके ऊपर दूध लिखा होता था, ठीक है, लेकिन इनके खिलाफ भी जाकर फिर केस चला कि भाई आप डिसेप्टिव मार्केटिंग कर रहे हैं, असल में वो चीज़ है ही नहीं। तो फिर उन्होंने ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया ये सिर्फ वाइटनर है, ये दूध नहीं है, फला फला, और इस तरह की और भी बड़ी चीज़ें हैं। मक्खन का होता था कि ये पहले मक्खन होता था, वो लिखते थे ये मार्जिन है, ये मक्खन नहीं है। तो ये डिसेप्टिव मार्केटिंग थी ना वो। तो भाई डिसेप्टिव मार्केटिंग में चार चीज़ें आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन टू हार्म अदर बिजनेस, दूसरे बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाने के लिए आप झूठ फैलाते हैं, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन, जी हमारा पहले नंबर पे है, हमारा दूसरे नंबर पे है, ये तो फारिग हैं, इस तरह की आप इन्फॉर्मेशन लेकर चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर विच इज फॉल्स और मिसलीडिंग और लैक रीजनेबल बेसिस रिलेटेड टू प्राइस, कैरेक्टर, प्रॉपर्टी, यूजेज और क्वालिटी। चीज़ के बारे में आप कंज्यूमर को गलत फहमी में मुब्तला करते हो, सबसे सस्ता प्रोडक्ट सही है, या आप कहते हो ये तो मतलब ये एक्टर्स वगैरह को बीच में इन्वॉल्व करके इस तरह बताते हैं कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी है हमारी चीज़ों की। तो ये अगर वो ना हो तो फिर वो गलत है, अगर हो तो सही है। फॉल्स मिसलीडिंग कंपैरिजन ऑफ गुड्स, बिल्कुल मतलब झूठे कंपैरिजन चीज़ों के करते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को किसी बहुत बड़े लेवल के प्रोडक्ट को उसके साथ कंपेयर करके बताते हैं हमारी बेहतर, अगर वो नहीं है तो ये भी क्या है, गलत है। फ्रॉडलेंट यूज ऑफ अनदर्स ट्रेडमार्क, ये तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत होता है, जिसका नाम मशहूर है उसका ट्रेडमार्क, उसका जो लोगो होता है वो यूज़ करने लग जाते हैं धोखा देने के लिए। तो ये डिसेप्टिव मार्केटिंग में सारी चीज़ें आ रही हैं, सही है। जैसे आजकल नहीं चल रहा था कि जी प्रमोट लोकल प्रोडक्ट्स, तो लेस के साथ हमारी होती है लेग्स, ठीक है। तो मतलब ये प्रोडक्ट लेबलिंग या पैकेजिंग उस तरह करना चीज़ों की, ये सारा ऑब्वियसली डिसेप्टिव मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। क्लियर है जी, बिल्कुल। लास्ट हमारा रह गया आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, अदालत के अंदर नहीं जाते भाई, बाहर से कर लेते हैं। हमने पहले भी एक जगह पढ़ा हुआ है, कहाँ पे, हमने एक जगह पे बात ये की थी कि एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड, कि आप किसी को भी लीगल प्रोसीडिंग से नहीं रोक सकते, कानूनी रास्ता इख्तियार करने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसकी एक्सेप्शन में ये बात थी। हाँ, एक सूरत में, बाकी भी है, एक एक्सेप्शन क्या थी कि अगर वो शख्स कहता है कि भाई हम अदालत में नहीं जाते, हम आपस में कर लेते हैं किसी आर्बिट्रेटर को इन्वॉल्व करके, किसी सालिस को इन्वॉल्व करके, तो ये चीज़ अलाउड थी वहाँ पर भी, क्योंकि कानून कहता है कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल किसी को नहीं मना कर सकते। हाँ, अगर आप ऑल्टरनेट वे यूज़ करना चाहते हैं, एडीआर इसको कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, वो आप कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है, बल्कि अदालतें खुश होती हैं कि यार चलो अदालतों से बाहर मामला तय हो जाए लोगों के। तो ये आर्बिट्रेशन है, लेकिन वहाँ पर भी हमने कहा था कि हमेशा रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, जुबानी नहीं हो सकता। ये उन एग्रीमेंट्स में शामिल है जो रिटर्न होना चाहिए। और भी कुछ एग्रीमेंट्स हैं, अगर आपको याद हो, नो कंसिडरेशन नो एग्रीमेंट, उसकी एक्सेप्शन थी, कंप्लीटेड गिफ्ट मस्ट बी रिटर्न, टाइम बाय डेट मस्ट बी रिटर्न एंड साइन, नेचुरल लॉ मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी रिटर्न, याद है वो। तो एक ये भी था जी आर्बिट्रेशन वाला भी, ये भी रिटर्न एग्रीमेंट होना है इसका क्लास में, अदरवाइज तो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आपके ओरल इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो आर्बिट्रेशन क्या, इज अ मेथड व्हेन पार्टीज रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट, इसको आर्बिट्रेशन कहते हैं। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस अ रिटन एग्रीमेंट टू सबमिट प्रेजेंट और फ्यूचर रेफरेंसेस टू आर्बिट्रेशन। आपने आपस में एग्रीमेंट कर लिया कि यार ये जो अभी मौका जो डिस्प्यूट हमारे दरमियान आया, हम किसी थर्ड पर्सन के पास चले जाते हैं, ये भी आर्बिट्रेशन है। या आप ये भी कह सकते हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो भी मसला आएगा हम अदालत में नहीं जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, तो प्रेजेंट और या फ्यूचर के भी आप जो डिफरेंसेस हैं उनको आर्बिट्रेटर के पास लेके जा सकते हो। देन लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब आपको पता ही है, मरा हुआ जो बंदा होता है उसके पीछे जो उसके वर्सा हैं डिसीज पर्सन के, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, या मरने वाले की स्टेट प्रॉपर्टी के साथ जो बंदा डील कर रहा है, उसको देख रहा है, वो आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है। पार्टीज में एग्री दैट द आर्बिट्रेटर शैल बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। आप ये भी आपस में क्लोज कर सकते हो कि यार हम नहीं आर्बिट्रेटर रखेंगे, किसी तीसरे बंदे के पास जाएंगे, वो जिसको भी कहेगा उसको रखेंगे, तो ये भी अलाउड है। इससे थोड़ी मजीद ट्रांसपेरेंसी आ जाती है ना, कि मजीद ज़्यादा न्यूट्रल बंदा आ जाता है, न्यूट्रल, ठीक है। अनलेस अदरवाइज एक्सप्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट ओनली कोर्ट कैन रिवोक अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर और अंपायर। अंपायर कौन होता है अभी डिस्कस कर लेते हैं नीचे। उन्होंने कहा कि भाई अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम लोग खुद ही आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को ख़त्म कर सकते हैं, मतलब उसको फायर कर सकते हैं, फिर तो ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ऐसा कुछ भी लिखा हुआ तो सिर्फ अदालत आर्बिट्रेटर की अथॉरिटी को खत्म कर सकती है और कोई नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब उन्होंने थोड़ा उसको भी लीगल कवर दे दिया ना आर्बिट्रेशन एक्ट के मुताबिक। ये ना हो कि आप एक सालिस को रखें, जब फैसला सुनाने पे है तो आपके खिलाफ फैसला है, अब आपने मैंने तो नहीं मानना, नहीं मानना पड़ेगा, ठीक है। इफ अ केस इज इन प्रोसेस इन अ कोर्ट, अगर एक केस ऑलरेडी कोर्ट के अंदर है, आप वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट को,
कि भाई आदिल साहिबा हमें ज़रा आर्बिट्रेटर के पास जाने दें, आप तो तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख और सिर्फ तारीख दे दें, तो हम क्या करेंगे आर्बिट्रेटर के पास चले जाएंगे। ये भी आप याद करें, आपने वहाँ पर ही पढ़ा था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। उसकी एक सेक्शन में दो बातें थी आर्बिट्रेशन की। एक तो थी कि आप कोई भी मामला आर्बिट्रेशन में लेके जा सकते हैं, एक और था कि जो मैटर ऑलरेडी अराइज हो चुका हो, मतलब उसका क्या था कि ऑलरेडी एक केस अदालत में हो, उसको भी आप लेके जा सकते हो। अदालत कहेंगे भाई बस होगी, गलती होगी, हम आपके पास आए थे, हम आपस में इस मामले को वो कर लेते हैं क्लियर। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा आर्बिट्रेशन एक्ट की जनरल बातें थी। अब बात थी इम्प्लाइड प्रोविजंस ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इम्प्लाइड से मुराद क्या है, आपको पता ही है कि ये चीज़ अगर लिखी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखी हुई भाई तो इम्प्लाइड है, आपके एग्रीमेंट के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं चाहे नहीं लिखी हुई। ठीक है, क्या है बाय डिफ़ॉल्ट एक ही आर्बिट्रेटर होगा, अगर ज़्यादा रखने हैं तो लिख दें 2 है या 3 है, आमतौर पे ओड नंबर्स में रखे जाते हैं ना, ताकि फैसला ये ना बराबर हो जाए 1 3 इस तरह करके। इफ़ देयर आर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, लेकिन अगर आपने इवन रख दिया 2 4 6 8 रख दिए, फिर आपको उसमें से एक अंपायर भी चूज़ करना पड़ेगा। जो ऊपर हमने अंपायर की बात की थी वो भी बेसिकली आर्बिट्रेटर ही होता है, लेकिन उस केस में होता है जब इवन नंबर्स हों, मतलब जाहिर है कि 6 बंदे रख लिए अगर आपने फैसला करेंगे, और पॉसिबिलिटी है 3 हाँ में कह रहे हैं 3 ना में कह रहे हैं, फिर क्या करेंगे, तो वो 6 बंदों ने जब उनको अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, उन्होंने अपने में से एक अंपायर भी चूज करना ही करना है। छोटे केसेस में आमतौर पर इसलिए एक ही आर्बिट्रेटर रखते हैं, एक ही होगा, उसी का फैसला होना जो भी हुआ। लेकिन अगर इवन नंबर्स में है तो विद इन 1 मंथ उन्होंने क्या करना है, एक अंपायर भी अपने में से चूज कर लेना है। ठीक है, आर्बिट्रेटर ने फिर जी 4 महीनों के अंदर अंदर फैसला करना है। ठीक है, आफ्टर रेफरेंस, रेफरेंस हम बता रहे केस, जब उनके पास केस आएगा, कोई डिस्प्यूट आएगा, तो उसके 4 मंथ्स के अंदर अंदर उन्होंने फैसला करना है। कोर्ट टाइम को बढ़ा भी सकती है अगर आर्बिट्रेटर्स फेल टू अवॉर्ड, अवॉर्ड का मतलब फैसला देना, इन राइटिंग दैट दे can't if arbitrators fail to award of give in or give in writing that they can't agree, the umpire shall enter in lieu of arbitrators। अगर भाई आर्बिट्रेटर 4 महीनों के अंदर फैसला नहीं दे सकते, या वो 4 महीनों के अंदर लिख के कहते हैं कि भाई हमसे नहीं फैसला होता, ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब अंपायर साहब बीच में आ जाएंगे। अब अंपायर को टाइम मिलेगा, अंपायर साहब को उस टाइम से लेकर 2 महीने का वक्त मिलेगा इसमें फैसला करना है, लेकिन कोर्ट ऑब्वियसली इस टाइम को एक्सटेंड यहाँ पर भी कर सकती है। ठीक है जी, the parties and all persons claiming under them shall be available for examination under oath by arbitrator or umpire and shall provide all required books, accounts, deeds वगैरह। आर्बिट्रेटर जो है वो लोगों से हल्फिया बयान भी ले सकते हैं, जो भी पार्टीज बीच में इन्वॉल्व हैं, अंपायर भी ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अंपायर भी आर्बिट्रेटर बन गया ना। ठीक, तो अगर उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, कोई डाटा चाहिए किसी भी तरह का, आपस में एग्रीमेंट चाहिए, मतलब जिस तरह का भी डाटा चाहिए वो उनसे मांग सकता है, हल्फ भी ले सकता है ओथ पे, और उनसे जो है कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी ले सकता है। The award shall be final and binding on the parties and persons claiming under them। persons claiming under them से मुराद ये है कि जिन्होंने पैसे जैसे लेने हैं, सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगी ये चीज़। ठीक है, जो भी फैसला आएगा सबके ऊपर अप्लाई होगा। आर्बिट्रेटर्स और अंपायर में डिसाइड हु शैल बियर द कॉस्ट ऑफ द रेफरेंस। आर्बिट्रेटर या अंपायर ये भी फैसला कर सकते हैं भाई जो डिस्प्यूट आया था, मसला आया था, इसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा। हो सकता है वो कह रहे हैं यार दोनों तीनों पार्टी जितनी भी हैं आपस में इक्वली इस खर्चे को, क्योंकि जाहिर है आर्बिट्रेटर या जो अंपायर होगा उसने उनको पैसे देने हैं, वो जहाँ पे बैठ रहा है हो सकता है मीटिंग शीटिंग्स के खर्चे हैं, तो वो हो सकता है कि किसी एक बंदे को सारी कॉस्ट डाल दें। ऐसे पॉसिबल नहीं है कि यार तुमने बिला मुझे केस यहाँ पे लेकर आई हो, तुम तो सीधे सीधे डिफॉल्टर हो, तो लो ये भी खर्चा तुम पे करो, तो उससे का टाइम तुमने वेस्ट किया, या वो कह सकते हैं कि डिवाइड कर लो आपस में। क्लियर है बात, दोबारा क्विकली जरा इसको प्रोसेस की तरह आपने इस वाले को याद रखना है, फिर आपको याद रहेगा। अगर भाई अगर आप इसको रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे। सबसे पहले क्या है, आमतौर पे बाय डिफॉल्ट एक ही आर्बिट्रेटर होता है। अगर इवन नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स हों फिर वही आर्बिट्रेटर्स 1 महीने के अंदर अंदर एक अंपायर अपने में से चूज करेंगे। अब आर्बिट्रेटर्स ने अपॉइंट होने के 4 महीने के अंदर अंदर फैसला करना है, या अदालत टाइम को एक्सटेंड भी कर सकती है। अगर आर्बिट्रेटर 4 महीनों के अंदर फैसला ना कर पाए, या वो लिख कर दे देते हैं कि हमसे नहीं फैसला होता, अब बीच में अंपायर साहब कूद पड़ेंगे। अंपायर साहब कूद पड़े हैं तो उन्होंने भाई अपने अपॉइंट होने के उस टाइम से 2 महीनों के अंदर अंदर क्या करना है, फैसला सुनाना है, या अदालत जो टाइम आगे बढ़ा देती है। अब यहाँ तक था मामला, इनका जो भी फैसला होगा सबके ऊपर बाइंडिंग होगा। ये भी फैसला दे सकते हैं कि खर्चा शर्चा जो हुआ है वो कौन बंदा बियर करेगा। इनके पास ये भी अथॉरिटी है किसी भी शख्स से जो रेलिवेंट पर्सन है केस में, उनसे ओथ भी ले सकते हैं, उनसे बयान भी ले सकते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चनिंग वगैरह भी, इंटरोगेशन भी कर सकते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन वगैरह जो चाहिए वो भी मांग सकते हैं। क्लियर हो गया। लास्ट आइटम, पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड। अनलेस अदरवाइज एग्रीड से मुराद है कि अगर तो 5 चीज़ें आप इसके अगेंस्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं, भाई नहीं है इनके पास पावर, तो फिर वही बात मानी जाएगी, लेकिन इम्प्लाइडली उनके पास ये पावर्स हैं। कौन सी,
एडमिनिस्टर ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेस अपेयरिंग। ठीक है, जो विटनेसेस हैं उनसे भी ओथ ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, पार्टी से भी हेल्प ले सकते हैं, ये उनके पास अथॉरिटी है। सीक ओपिनियन ऑफ कोर्ट, यहाँ पे उनको मसला आता है, वो कोर्ट से कोई ना कोई ओपिनियन भी ले सकते हैं, कोर्ट की राय भी ले सकते हैं, अदालत में पेश होकर आर्बिट्रेटर के साथ ये इस मसले को थोड़ा सा आप बता दें। मेक दी वोट कंडीशनल और इन दी ऑल्टरनेट, अवार्ड जो है फैसला कंडीशनल भी कर सकते हैं कि भाई आपको तब हम फैसला करें, आपको तब इस तरह से कंपनसेशन लेकर देंगे अगर आप भी चीज़ें वापस करेंगे, रेस्टिट्यूशन करेंगे मिसाल के तौर पे। ठीक है, या ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं कि यार या तो इसको 10 लाख रुपया वापस कर दो इसका जो बनता है, या इसको इसकी चीज़ वापस कर दो, ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टिफाई क्लैरिकल मिस्टेक, अगर ऑर्डर लिखते हुए कोई गलती हो गई है तो उसको भी रेक्टिफाई मतलब सही भी कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेशन फ्रॉम पार्टीज एज मे बी नेसेसरी, सही है, पार्टी से इंटरोगेशन भी कर सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं जो उनको उस केस में चाहिए। ठीक है जी, तो ये था जी आपका आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। तो ये आपके आज हो गई चैप्टर 16, 17 एंड 18। लास्ट आपका लेक्चर रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट में डिस्कस कर लेंगे चैप्टर 1 आपका। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।